हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज हमारी इंडियन इकोनॉमी में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा। आज हम बात करेंगे नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय की। दोस्तों, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्योंकि हमारे एग्जाम में कंट्री की ग्रोथ से रिलेटेड पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चाहे वो इंक्लूसिव ग्रोथ हो, चाहे वो पर कैपिटा ग्रोथ हो, चाहे वो एग्रीगेट ग्रोथ हो, क्या इकोनॉमी की परफॉर्मेंस हो, है ना। चाहे उसका पुराना कोई रिकॉर्ड हो, चाहे फ्यूचर टारगेट्स हो, एनीथिंग एल्स कुछ भी हो, चाहे उनकी पॉलिसीज हो, चाहे उनकी स्कीम्स हो। यहाँ पे यहाँ पे इंपॉर्टेंटली नेशनल इनकम बहुत ज्यादा यूज करी जाती है। ठीक है, नेशनल इनकम का कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इवन आप एक वर्ड पढ़ोगे, अगर आपने शायद पास्ट ईयर क्वेश्चंस को भी देखा हो शायद, तो आपने एक वर्ड जरूर देखा होगा, दैट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। है ना। हमारी इकोनॉमी के अंदर जो गुड्स प्रोड्यूस हुए डोमेस्टिकली, उनकी बात कर रहे होते हैं, और यही हमारी एग्रीगेट ग्रोथ और पर कैपिटा ग्रोथ को काउंट करने में काफी हेल्पफुल रहता है। तो अगर ये वर्ड आपने कहीं पर देखा तो मान लो आपका टॉपिक है नेशनल इनकम। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, और अभी करीब में ही दोस्तों आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है, और आप लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हो अपने प्रीलिम्स के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और मैं भी कोशिश ये कर रहा हूं कि कुछ भी कर ले, हमारा प्रीलिम्स एग्जाम निकलना चाहिए। मेंस की बाद में देखेंगे, पहले प्रीलिम्स निकलना चाहिए हमारा। उसके लिए देखो, मैं सिर्फ इकोनॉमी की बात करूंगा, और इकोनॉमी के अंदर जितनी चीजें हो सकती हैं, जितनी बातें हो सकती हैं कि जो आपको सिलेक्शन, जो आपका ये पेपर क्वालिफाई करवा दे, क्लियर करवा दे, मैं वो सब चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे मेरा भी प्लान मैं कर रहा हूं कि पहले प्रीलिम्स का सिलेबस खत्म कर लूं, है ना, और साइड बाय साइड में आपके साथ पास्ट ईयर पेपर्स, है ना, प्रीलिम्स के डिस्कस करना स्टार्ट कर दो। पास्ट ईयर पेपर, ये बात सबको पता है कि एग्जैक्ट कभी नहीं पूछे जाते, लेकिन कनेक्टिविटी जरूर होती है। चाहे क्वेश्चन इंक्लूसिव ग्रोथ का हो, चाहे क्वेश्चन बैंकिंग सेक्टर का हो, चाहे क्वेश्चन नेशनल इनकम का हो, चाहे क्वेश्चन आपका सिंपली इन्फ्लेशन का हो, आपको ये आइडिया लग जाता है कि हाँ, इस प्रकार का नॉलेज पूछा जाता है। जब मैं आपके साथ पास्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो वो भी, तो फिर आप देखना आपकी तैयारी और अच्छी होगी। तो अब आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसको सेव करके रख लो अपने पास, याद कर लो सेमिकॉन, क्योंकि हम आपको आपकी प्रीलिम्स की तैयारी में बहुत कुछ कंटेंट देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। मैं हूं समीर चौधरी, आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का मेंटोर, और आप सबका वेलकम है हमारे आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सेमिकॉन क्लासेस पर। शुरू करें, चलिए। देखो गाइस, अभी हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम की, बिल्कुल इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। देखो, नेशनल इनकम इज व्हाट, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में कंट्री ने कितना अर्न किया, या कंट्री का कितना जीडीपी रहा। जीडीपी वर्ड पे बस फोकस करना आप, ये जीडीपी वर्ड जब भी आए, ठीक है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसी वर्ड को निकालने के लिए हम लोग तीन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। एक है वैल्यू एडिड मेथड, एक है एक्सपेंडिचर मेथड, और एक है इनकम मेथड। क्या बोला मैंने? एक है वैल्यू एडिड मेथड, एक है एक्सपेंडिचर मेथड, एक है इनकम मेथड। अब तीनों को ही अगर आप चेक करोगे तो तीनों को ही मेथड्स को इस्तेमाल करने के बाद आप जीडीपी को निकाल सकते हो। जीडीपी इस तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है, कोई पूछे कि व्हाट इज जीडीपी, भाई जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? सो दिस इज द टोटल वैल्यू, इट इज अ टोटल, दिस इज द बेसिकली टोटल वैल्यू। एक बार छोटी सी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं आप लोगों के लिए। दिस इज द टोटल वैल्यू, है ना। कोई पूछे व्हाट इज जीडीपी, तो आधे से ज्यादा लोगों को जीडीपी का मतलब नहीं पता होता, जो कि गलत बात है। कुछ लोगों को जीडीपी का मीनिंग भी नहीं पता होता। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखिएगा, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, total value of goods and services produced within the produced within the domestic territory of a country,
विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, टेरिटरी ऑफ अ कंट्री in a specified time period, in a specified time period, ठीक है, specified time period. So this is the definition. ये डेफिनेशन को मार्क कर लेना, लिख लेना अपने अपने पास में, बहुत सारे लोगों को डेफिनेशन नहीं पता. दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक. ये डोमेस्टिक वर्ड को अंडरलाइन कर लेना दोस्तों, ठीक है, डोमेस्टिक वर्ड को अंडरलाइन कर लेना. डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड इज नोन एज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. और इसको निकालने के लिए हमारे पास में तीन मेथड होते हैं, एक वैल्यू एडेड मेथड, एक एक्सपेंडिचर मेथड और एक इनकम मेथड. देखो आपने तीन मेथड शायद अब तक इकोनॉमिक्स में पढ़े हुए होंगे. अगर आप मेंस में अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लेते हो तो आपको को नेशनल इनकम की बाल की खाल पढ़नी है, डेप्थ की तरफ जाना है. बट अगर आपके पास इकोनॉमिक्स ज्यादा ऑप्शनल नहीं है दोस्तों, तो आपको एक जो क्या होंगे मोटे मोटे तौर पर कुछ कंसेप्ट्स को पढ़ना है, जो मैं भी आपको सिखा रहा हूं. ठीक है, ठीक है, जो मैं भी आपको सिखा रहा हूं वो आपको यहाँ पे मेरे साथ में स्टडी करना है. तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिखेंगे वैल्यू एडिड मेथड. ध्यान रखना वैल्यू एडिड मेथड, इसको ना हम एक नाम और देते हैं, ये आपका एक नाम और जाना जाता है आउटपुट मेथड. क्या होता है बेटा ये आउटपुट मेथड. देखो वैल्यू एडिड मेथड या आउटपुट मेथड, ये जो मेथड है जनरली फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें मतलब बहुत ही पुराना मेथड है. ठीक है, दादा भाई नेहरूजी उन्होंने इस मेथड को इस्तेमाल करके नेशनल इनकम को काउंट किया था. अभी मैं लेक्चर के लास्ट में हिस्ट्री की भी बात करूंगा नेशनल इनकम की. ठीक है, तो ये वैल्यू एडिड मेथड होता है. इसमें क्या होता है कि हमने प्रोडक्शन साइड बात करते हैं. दिस मेथड इज कंप्लीटली फॉर द प्रोडक्शन साइड. ये हमारा ना प्रोडक्शन साइड की बात करता है. ठीक है, क्या कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये आपका प्रोडक्शन साइड बताता है. प्रोडक्शन साइड का मतलब कि कितना प्रोड्यूस हुआ. अब वो दो प्रकार का हो सकता है, वो एक तो होता है एग्रीकल्चरल प्लस नॉन एग्रीकल्चर. ठीक है, दो प्रकार की प्रोडक्शन की बात होती है, भले वो एग्रीकल्चर हो या वो नॉन एग्रीकल्चर हो, दोनों प्रकार की चीजें हो सकती हैं. ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है, सिंपली प्रोडक्शन चल रही है, प्रोडक्शन में हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं. सिंपली वी प्रोड्यूस द गुड्स एंड एड्स अप. हम पहले उन गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं फिर उनको ऐड कर देते हैं, इसलिए इसे हम वैल्यू एडिड कहते हैं. जैसे मैं एक पर्सन हूं, मैंने कुछ बनाया, दूसरे ने कुछ बनाया, तीसरे ने कुछ बनाया, तो सबने अलग अलग करके कुछ ना कुछ बनाया. कुछ फर्म्स हैं, फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, बहुत सारी फर्म्स ने मिलके बहुत कुछ बनाया अलग अलग करके, तो सारी चीजों को हमने ऐड कर दिया. लेट वी एज्यूम दैट वी आर प्रोड्यूसिंग सिंगल टाइप ऑफ कमोडिटी. अभी मैं उसका एग्जांपल भी लूंगा. तो ये बेसिकली होता है प्रोड्यूस द गुड्स एंड add up the value of the all goods, add up the value of all goods and services, goods and services. देखो ये जो टर्म में लिख रहा हूं सर्विसेज, ये पहले नहीं था. जब हम मतलब नेशनल इनकम की हिस्ट्री में ये सर्विसेज वर्ड ऐड नहीं था, बट अब ये ऐड हुआ है, तो इसलिए हम इसको अभी साथ में लिख रहे हैं. ठीक है, तो वैल्यू एडेड मेथड का मतलब समझ में आ गया क्या होता है. वैल्यू एडेड मेथड का मतलब होता है हम पहली बात तो प्रोडक्शन साइड होते हैं और हम क्या करते हैं पहले चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद में उनकी वैल्यू को ऐड कर देते हैं. लेकिन अब इसमें हम क्या ध्यान रखते हैं कि डबल काउंटिंग नहीं हो, डबल काउंटिंग नहीं हो. अब उसी सिनेरियो को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ. एग्जांपल क्या, पहले मैं आपको ओरली समझा देता हूँ. मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ जस्ट वी एज्यूम दैट कि यहाँ पे दो प्रकार के प्रोड्यूसर्स हैं, एक है एग्रीकल्चर और एक है नॉन एग्रीकल्चर, है ना. एक है एग्रीकल्चरल और एक है नॉन एग्रीकल्चर, दो प्रकार के प्रोड्यूसर्स हैं. एक प्रोड्यूसर मान लो फार्मर है जो व्हीट प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, एज्यूम कर रहा हूं
देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर्स। हमें एग्जांपल लेना पड़ेगा। एक प्रोड्यूसर फार्मर है जो वीट प्रोड्यूस कर रहा है, और एक फार्मर और एक जो प्रोड्यूसर है, एक प्रोड्यूसर बेकर है जो ब्रेड को बेक कर रहा है। और मैं इन दोनों का एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। अब जो प्रोड्यूसर फार्मर है उनने वीट प्रोड्यूस करा, अब उनने गेहूं बनाया। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री की भी बात करूं तो पहले जमाने में जो प्रोडक्शन हुआ करती थी, गेहूं चावल बनते थे, खेती बाड़ी होती थी, दैट नॉट फॉर ओनली फॉर द कमर्शलाइजेशन, सिर्फ बेचने के लिए नहीं होता था। किसान उतनी खेती बाड़ी करता था जिससे उसका गुजारा भी हो जाए, और जो बचे उसको फिर मार्केट में सेल आउट कर दे। ये पहले का रूल हुआ करता था। तो मान लीजिए मैं किसान हूं, फार्मर हूं, मैंने क्या करा, कुछ वीट प्रोड्यूस करे, और जो वीट ऑब्वियसली बात है, जमीन मेरे पास है बहुत सारी, तो मैंने बहुत सारे बना लिया। तो ऑब्वियसली बात है, पहले तो थोड़ा सा मैं अपने घर में रखूंगा जो मेरे टाइम ड्यूरेशन में इस्तेमाल होगा। मान लीजिए मैंने 100 रुपए की वर्थ का 100 रुपए की वर्थ का वीट प्रोड्यूस करा, है ना, 100 रुपीज की वर्थ का वीट प्रोड्यूस करा। तो आप ये सोचो, और मैंने वो 1 महीने के लिए किया या 1 दिन के लिए किया, कुछ भी। अभी देखो कि अगर मैं उस वीट को इस्तेमाल नहीं करता तो खाना तो खाऊंगा, तो मुझे रोटी तो चाहिए। तो उस रोटी को बाजार से लाने के लिए मुझे उस मतलब आटा लेना पड़ेगा, आटे के लिए गेहूं बाजार से लेने के लिए मुझे मोर और लेस 50 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो 50 रुपए कहां से आएंगे? वो 50 रुपए यहीं से तो आएंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां ना जाके यहीं से ही 100 रुपए की वर्थ की जो वीट है उसमें से 50 रुपए की वर्थ की वीट अपने पास रख लूंगा। क्यों? फॉर द पर्सनल कंजम्पशन। अब बचा 50 रुपए का वर्थ का वीट, वो चला जाएगा बेकर के पास, है ना। उसको क्या, उसको कौन ले लेगा? उसे बेकर खरीद लेगा। क्यों? बेकर के लिए जो वीट है वो इंटरमीडिएट गुड है, या आप कह सकते हो वो उसके लिए इनपुट है। क्या फार्मर के लिए कुछ इनपुट था? हमने अज्यूम किया कोई इनपुट नहीं था, लेकिन बेकर के लिए इनपुट है। क्या इनपुट है? वो जो वीट है वो इनपुट है। और जो बेकर ने 50 रुपए की वर्थ का वीट लेकर ब्रेड बना दी, और आपको पता है वो जो ब्रेड बने वो फूल गए, और वो फूलने के बाद में मतलब उसकी जो वैल्यूएशन हुई, तो वैल्यूएशन पता लगी वो 200 रुपए की वैल्यूएशन हुई। कितने की हुई? अभी ओरल समझा रहा हूं कहानी, थोड़ी देर बाद मतलब ओरल कहानी बताने के बाद फिर मैं लिखूंगा, तो दोनों बातें आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। तो वो 200 रुपए की वर्थ हो गई, अब वो मार्केट में बेचने के लिए हो गया। अब मुझे बताओ व्हाट अबाउट द टोटल जीडीपी? टोटल जीडीपी, टोटल जीडीपी का मतलब क्या होता है? कितना, क्या होता है? मान लो दो फार्मर्स, सॉरी दो प्रोड्यूसर्स थे, और हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन साइड, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन, ग्रॉस वैल्यू एडेड जीडीपी, ठीक है। एंड ऑफ द डे इसका जो मेथड है वो जीडीपी को निकालने में ही यूज होगा। एंड ऑफ द डे वी यूज दिस कंप्लीट नॉलेज फॉर कैलकुलेटिंग द जीडीपी, ठीक है। तो प्रोडक्शन साइड है, तो 100 रुपए का आउटपुट, समझना मेरी बात, 100 रुपए का आउटपुट किसने प्रोड्यूस किया? फार्मर ने। कंज्यूमशन के लिए किया, बेचने के लिए किया, कुछ भी किया, प्रोडक्शन कितनी हुई? 100 रुपए की, राइट, 100 रुपए की वर्थ की। और बेकर ने कितने की? 200 रुपए की वर्थ की। टोटल कितना हो गया? 300 रुपए। क्या ये 300 रुपए जीडीपी है? हाँ या ना, कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या ये 300 रुपए का जीडीपी है? नो, इट्स अ बिग नो। नहीं, 300 रुपए का जीडीपी नहीं है। पता है क्यों? पता है क्या होता है, जब भी हम वैल्यू एडिड, मेनली जीडीपी तो चलो बात का टर्म आया, मेनली हम जब वैल्यू एडिड मेथड से ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकालते हैं, ठीक है, ठीक है, तो हम ना हमेशा फाइनल गुड्स लेते हैं। ध्यान रखना, जीडीपी कंसिस्ट ओनली फाइनल गुड्स, नॉट इंटरमीडिएट गुड्स। अब आप बोलो सर इंटरमीडिएट, देखो दोस्तों, अगर आपने मेरी पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो जरूर देखना, मैंने पहले समझाया है व्हाट इज कंजम्पशन गुड, व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड, व्हाट इज कैपिटल गुड, सब कुछ हमने डिस्कस किया है। फाइनल गुड कौन से होते हैं, इंटरमीडिएट गुड कौन से होते हैं। तो हम जीडीपी में हमेशा बात करते हैं गाइस ओनली फाइनल गुड्स की, फाइनल गुड्स की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इनपुट बेकर ने इस्तेमाल किया। बेकर ने क्या लिया? 50 रुपीज की वर्थ का इनपुट इस्तेमाल किया। तो हम क्या करेंगे, उस 50 रुपीज की वर्थ के इनपुट को बाहर कर देंगे, ठीक है। तो जब उनको बाहर कर देंगे, क्यों, वाई? क्योंकि
उसकी जो वैल्यूएशन हम पहले कर चुके हैं, दैट इज नोन एज डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। लिख लीजिएगा साइड में, व्हाट इज डबल काउंटिंग प्रॉब्लम, दैट द डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। क्या हमने जब फार्मर का प्रोडक्शन की बात की तो हमने 100 रुपीज बोला, 50 रुपए उसकी खुद की कंजम्पशन के लिए, 50 रुपए के वर्थ का सेल करने के लिए। और जब हम उसकी बात कर रहे हैं बेकर की तो उन्होंने 200 करी, लेकिन 200 का आउटपुट भेजने के लिए उसने 50 रुपए का इनपुट भी यूज किया, 50 रुपए के वर्थ का वीट भी यूज किया, जो मैं ऑलरेडी वैल्यू ऐड कर चुका हूं एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन साइड, एट द टाइम ऑफ एग्रीकल्चरल कंसेप्ट। तो क्या वो दोबारा ऐड होगा? नहीं होगा। अगर ऐड होता, दिस इज नोन एज डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। क्लियर है? सो फाइनली द जीडीपी इज ओनली 250। 100 प्लस 200 माइनस का 50, दैट इज 250। क्लियर है? थोड़ा सा भी डाउट है ना? अब हमने इसको लिख के करते हैं, ठीक है? लिख के करते हैं। मैं अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, लिख कर करते हैं। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे पहले एक एक करके, वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अज्यूम दैट देयर आर टू प्रोड्यूसर्स। लेट अज्यूम दैट देयर आर टू प्रोड्यूसर्स, वन इज फार्मर एंड अदर इज बेकर। ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, वी आर जस्ट एज्यूमिंग, राइट? सेकेंड पॉइंट, नो इनपुट यूज बाय फार्मर। फार्मर किसी भी इनपुट को यूज नहीं करेगा। हाँ, हम जस्ट एग्जांपल फिजिकल इनपुट या बात कह सकते हैं, वो खुद है, उसका जमीन है, लेकिन वो देखो इनपुट क्या, हम अभी एग्जांपल ले रहे हैं, इनपुट वो जिसके लिए कुछ पे करे ना, पे वाला कुछ नहीं है। ऐसे तो वो खुद की भी सर्विस ले रहा है, नहीं, पेमेंट वाला कुछ नहीं है। फार्मर सिर्फ अपनी जमीन पे खेती बाड़ी कर रहा है, पानी फ्री का आ रहा है, बारिश हो रही है, जमीन खानदानी है, उस पर वो काम कर रहा है, फसलें वगैरह बहुत पुराना टाइम है, तो वो जो है नेचुरल जो है टेक्निक यूज कर रहा है, कोई खर्चे की जरूरत नहीं है, ठीक है? यूज बाय फार्मर, बट प्रोडक्शन ऑफ फार्मर, या आप एक काम कर सकते हैं, ठीक है, पहले पहले इसकी बात कर लेते हैं। फार्मर प्रोड्यूसेस वीट, वीट वर्थ ₹100। ठीक है, फार्मर जो है 100 रुपीज की वर्थ का वीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है? उसमें से क्या होगा, उसमें से 50 रुपीज वर्थ wheat for consumption and 50 rupees worth wheat for market। ठीक है, और ध्यान रखना, ₹50 worth wheat is purchased by whom? किसने परचेज किया? परचेज बाय बेकर। बेकर ने 50 रुपए की वर्थ का वीट परचेज कर लिया एज एन इनपुट, एज एन इनपुट। क्लियर? नाउ ही प्रोड्यूसेस व्हाट? नाउ baker produces the bread worth ₹200। नाउ 200 रुपए तक की उसने वर्थ का जो है प्रोड्यूस किया। अब मुझे एक बात बताओ, जनरली जो मैंने अभी ओरल में कहानी सुनाई, ठीक है, उसको मैं लिख के आपको हमें बता रहा हूं। जब मैंने बोला व्हाट अबाउट द टोटल प्रोडक्शन, और हम वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यू, 100 रुपीज की प्रोडक्शन प्लस 200 रुपीज की प्रोडक्शन, दैट बिकम्स 300 की प्रोडक्शन। बट दिस इज नॉट जीडीपी। क्लियर? ये चीज दिमाग में रखना। मैं बार बार इस बात पे क्यों फोकस करवा रहा हूं, पक्का पेपर में आएगा जीडीपी टर्म, पक्का ये पूछा जाता है। हाँ, कहानी इतनी स्वीट नहीं होगी,
ठीक है, लाइफ इतनी इजी नहीं है, इट्स समटाइम्स बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ, इट्स लाइक अ जुरासिक पार्क। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा एग्जाम में, इतना आसान तो नहीं होगा, डोंट वेरी कि हाँ सर बहुत आसान होगा, नहीं है, क्योंकि वो यूपीएससी है, इतना आसान नहीं है। जीडीपी नहीं होगा, व्हाट अबाउट द जीडीपी? तो जीडीपी आपका होगा वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्शन, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स। ठीक है, इट इज अ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स, इट इज अ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स। क्या होगी फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स? 100 रुपीज की प्रोडक्शन उन्होंने करिए, प्लस 200 की प्रोडक्शन इन्होंने करी है, लेकिन 50 रुपीज का जो इन्होंने यूज किया इंटरमीडिएट गुड, ये जो मैंने 50 रुपीज माइनस कर, दिस इज द इंटरमीडिएट गुड। प्लीज रिमेंबर दैट इंटरमीडिएट गुड क्या होता है? इंटरमीडिएट गुड, द गुड विच इज यूज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, एंड दैट इज ऑलरेडी काउंटेड, ठीक है, ऑलरेडी एडेड इन द प्रोडक्ट, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, वो ऑलरेडी ऐड हो चुका होता है, तो ये आ गया आपका 250। सो दिस इज द जीडीपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, फाइनल गुड्स ऑफ ऑल वैल्यूज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। ठीक है, यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो जीडीपी समहाउ इस प्रकार आप निकाल सकते हो, या ग्रॉस वैल्यू एडेड। एक छोटी सी स्टेटमेंट, ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला या छोटा सा कंसेप्ट, दैट इज वैल्यू ऑफ सेल्स माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड, है ना ये। तो इसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट। ठीक है, इसको हम पूरे को कहते हैं वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट, और इसमें हम ऐड कर देंगे चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा जीवीए का, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड का, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई दोस्तों? तो अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है, अभी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है दोस्तों यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडेड के मेथड का। ठीक है, हमने यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडेड का मेथड का डिस्कशन कर लिया है। होप सो आपको कोई ये बात क्लियर हो कोई ना। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, अब हम अगला वाला मेथड यहाँ पे डिस्कस करते हैं, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। हेडिंग लिखिएगा एक्सपेंडिचर मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर मेथड का मीनिंग मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको अभी इस लास्ट क्लास में कंसेप्ट सिखाया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, और वहां पे हमने यही बातें डिस्कस की थी कि स्पेंडिंग्स, स्पेंडिंग्स खर्चा, है ना। हाँ, एक ये भी एक तरीका होता है ये बताने का कि इकोनॉमी की जनरली अगर वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर्स, किसी की क्षमता इतनी है खर्च करने की, समझ में आ रही है? मतलब वो कितना, ठीक है, तो जितना उन्होंने खर्चा करा उसके हिसाब से भी बताया जा सकता है कि उस कंट्री की जीडीपी कितनी है। ठीक है, अब खर्चा किसका खर्चा? कंज्यूमर्स का खर्चा नहीं, सिर्फ कंज्यूमर का खर्चा नहीं, इसमें कंज्यूमर का खर्चा भी आ जाएगा, प्राइवेट सेक्टर का खर्चा भी आ जाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर का खर्चा भी आ जाएगा, एक्सटर्नल सेक्टर्स भी इसके अंदर आ जाएंगे, मतलब फॉरेनर्स भी आ जाएंगे, और डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर भी आ जाएगा, फॉरेन एक्सपेंडिचर भी आ जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी हम लोग ग्रॉस, जब भी हम जीडीपी की बात करते हैं ना, तो आपने जीडी मतलब डी जो है डिनोट करता है डोमेस्टिक को, यहाँ पे आके हम लोग फंसते हैं। अब मैंने आपको बताया क्या, अगर आप इकोनॉमिक्स एज अ ऑप्शनल पढ़ रहे हो, अपने मेंस में इकोनॉमिक्स एज अ ऑप्शनल है, तो आप बहुत डेप्थ तक जाओगे, है ना, बिल्कुल गहराइयों तक, कितनी समुद्र की गहराई ना होगी जितनी आपकी इकोनॉमिक्स की गहराइयों तक जाओगे, है ना। और हो सकता है आप में से कुछ लोग वो हैं जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की तरफ हो, तो वो तो पता नहीं कहां पाताल लोक तक पहुंचेंगे इकोनॉमिक्स के। लेकिन लेकिन प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स की इतनी डेप्थ नहीं है, बस वो एक आइडिया क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, और जो भी क्वेश्चन बहुत डिटेल होता है तो मतलब करंट अफेयर से कनेक्ट करना।
तो दिमाग में रखिएगा सब बातों को। तो मैं बहुत डीप में जाऊंगा, बहुत स्मूथली समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड इज बेसिकली व्हाट, हम मान के चलते हैं कि इकोनॉमी के अंदर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बना है वो अल्टीमेटली खरीदा जाएगा बाय द कंज्यूमर्स एंड बाय द ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, राइट। मैं जनरली बता देता हूं आपको, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, इसका कलर बदल देते हैं ना थोड़ा सा, हाँ, ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज which is produced in the economy is purchased by all the factors of economy, है ना। अब कितने सेक्टर्स होते हैं ये बताओ मुझे। 4 सेक्टर्स सीखे थे हम लोगों ने, प्राइवेट सेक्टर, एक गवर्नमेंट सेक्टर, हाँ, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, प्राइवेट यहाँ पे फर्म्स के लिए यूज हो रहा है, टर्म दिमाग में रखना। हाउस होल्ड हो गया जो कंजम्पशन करते हैं, गवर्नमेंट जो खर्च वगैरह करती है, ठीक है, और एक एक्सटर्नल सेक्टर जो फॉरेनर्स वगैरह की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सेक्टर्स हैं। एक है हाउस होल्ड सेक्टर, एक है आपका प्राइवेट सेक्टर। अगर ये सब चीजें भूल गए हो आप तो प्लीज पहले की क्लासेस को देख लीजिएगा, मैंने उसके अंदर सारी बातें करी हुई। हाउस होल्ड सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, और तीसरा है गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, एंड आफ्टर दैट एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ सेक्टर्स, राइट, हाउस होल्ड, प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल। अब कंसेप्ट रखिएगा दिमाग में, हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है। देखो ऐसा होता है, कोई भी इकोनॉमी के अंदर कमोडिटी बनी है, क्या वो गुड्स है, सर्विसेज है, कुछ भी हो, तो एक तो हाउस होल्ड उसको लेता है एज अ कंजम्पशन। ठीक है, जो हाउस होल्ड लेता है वो उसको एज अ कंजम्पशन लेता है। मतलब हम जो टर्म डिनोट करते हैं, सी डिनोट करते हैं, सी, और सी के ऊपर भी हम डी लगाऊंगा, दैट इज डोमेस्टिक कंजम्पशन। हाउस होल्ड जो है डोमेस्टिकली, क्योंकि हम डोमेस्टिक हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, डोमेस्टिक हाउस होल्ड है, उसके पास तो ऑप्शन है, वो डोमेस्टिकली भी कर सकता है, इंपोर्टेड भी कर सकता है, इंपोर्ट भी कर सकता है, लेकिन हम उन कंजम्पशन की बात कर रहे हैं जो कंजम्पशन ओनली डोमेस्टिक गुड्स की बात होती है, ठीक है, सिर्फ डोमेस्टिक गुड्स। तो सीडी हो गया। प्राइवेट सेक्टर, ध्यान रखना, कोई भी फर्म होती है तो वो 2 प्रकार की चीजों को खरीदती है, तो सॉरी 2 प्रकार की चीजों को बनाती है। एक बनाती है वो कंजम्पशन गुड, ये बात है सारी मैं बता चुका हूं आपको पिछली क्लासेस में। एक बनाती है वो कंजम्पशन गुड और एक बनाती है वो कैपिटल गुड। कंजम्पशन गुड कंज्यूम किया जाता है बाय द हाउस होल्ड फॉर द डायरेक्ट नीड्स, एंड कैपिटल गुड कंज्यूम किया जाता है बाय द फर्म्स टू यूज द फर्दर प्रोडक्शन। और कैपिटल गुड इज व्हाट, कैपिटल गुड ऑब्वियस सी बात है, इज बेसिकली लाइक अ मशीन है, कोई भी चीज है जिसका इस्तेमाल काफी लंबे समय तक किया जा सकता है। मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर एक मशीन खरीदी गई है, तो उस मशीन को भी बनाया होगा किसी दूसरी कंपनी ने, तो वो जिस कंपनी ने उस मशीन को बनाया उनके लिए वो कैपिटल गुड था, लेकिन इन लोगों के लिए जिन्होंने उसको खरीदा है वो इनके लिए इन्वेस्टमेंट है। तो जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर परचेज दी कैपिटल गुड्स, प्राइवेट सेक्टर परचेज दी कैपिटल गुड्स, वो कैपिटल गुड्स को परचेज करता है। समझ में आ रही है मेरी बात। और वो उनके लिए एज एन इन्वेस्टमेंट काउंट होता है। जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो इन फर्म्स के लिए इन्वेस्टमेंट की तरह काउंट होता है, लेकिन जिन्होंने बनाया उनके लिए कैपिटल गुड होता है, यानी वो समहाउ जीडीपी की पार्ट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। और हम यहाँ पे इसको डिनोट करेंगे आई डी। देखो जब भी मैं यहाँ पे टर्म यूज कर रहा हूँ डी, ठीक है, जब भी मैं यहाँ पे टर्म यूज कर रहा हूँ डी, ये जो डी मैंने लगाया इधर, है ना, आपको शायद ये दिख नहीं रहा होगा,
ये शायद अब दिखा नहीं, एक आपको दिख ही नहीं रहा है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, ये और ये, ठीक है, अब तो क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए, तो ये जो डी है, डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस्ड गुड्स हुए उनकी बात कर रहे हैं। ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर भी गाइस कंज्यूम करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की भी कंजम्पशन होती हैं। हाँ, गवर्नमेंट बेसिकली कंज्यूम बोथ टाइप्स ऑफ गुड्स, परचेज बोथ गुड्स, गवर्नमेंट परचेज बोथ गुड्स, वो दोनों गुड्स को परचेज करते हैं, वो आपका कंजम्पशन गुड को भी लेते हैं, वो आपका कैपिटल गुड्स को भी लेते हैं। और एक्सटर्नल सेक्टर जनरली हम यहाँ पे एक्सपोर्ट्स की बात करें, हमारे डोमेस्टिक गुड्स अगेन बोथ हमारे डोमेस्टिक जो है कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड दैट आर बेसिकली कंज्यूम बाय और परचेज बाय फॉरेनर्स ऑल्सो। तो ये है, इसलिए मैं यहाँ पे जी डी लगाऊंगा और यहाँ पे मैं सिर्फ एक्सपोर्ट लगाऊंगा। अब जब मुझसे कोई बोलता है व्हाट अबाउट द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो क्या फॉर्मूला लगाऊंगा मैं यहाँ पे, दैट द ऑल कंजम्पशन डोमेस्टिक कंजम्पशन, ठीक है, दैट इज सम ऑफ ऑल डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज परचेसेस बाय ऑल सेक्टर। किस प्रकार होगा ये, तो ध्यान से देखिएगा। एक तो एक ये आ जाएगा आपका प्राइवेट कंजम्पशन, या आप इसका से लिख लो सी डी आई डी जी डी प्लस का एक्स, ठीक है, ये खर्चे हैं, हाउस होल्ड ने कंजम्पशन करी है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स की, इन्वेस्टमेंट यानी प्राइवेट सेक्टर ने कैपिटल गुड्स को खरीदा जो डोमेस्टिकली बने थे, गवर्नमेंट ने दोनों प्रकार के डोमेस्टिकली जो है गुड्स को खरीदा है, ठीक है, कंजम्पशन गुड या कैपिटल गुड, और एक्सपोर्ट भी वही हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं डोमेस्टिक वर्ड इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि ये बाहर गया, डोमेस्टिक वाला गया है, तो वो तो क्लियर, देखो मैं आपको बता देता हूँ, कंज्यूमर के पास ऑप्शन होता है कि वो डोमेस्टिक गुड कंज्यूम कर ले या इंपोर्टेड गुड कंज्यूम कर ले, लेकिन ये जो एक्सपोर्ट वर्ड है, एक्सपोर्ट का मतलब ये कि हमारा गुड बाहर गया है, हमारा गुड बाहर गया है, ये दिमाग में रखना जो यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज होती हैं। लेकिन अब ये बताओ, जो कंज्यूमर है उसकी जो कंजम्पशन होती है वो दो होती है, एक कंज्यूमर की, जैसे मैं हूं आप हो, हमारी दो कंजम्पशन होगी, एक तो हम डोमेस्टिक गुड्स कंज्यूम करेंगे और एक हम फॉरेन गुड्स कंज्यूम करेंगे, हाँ या ना, एक हम डोमेस्टिक गुड कंज्यूम कर रहे हैं और एक हम लोग फॉरेन गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही अब देखो, अगर मैं यहाँ पे सी डी को निकाल लूं तो इट बिकम सी माइनस का सी एफ। सिमिलरली अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट की जो खर्चे होते हैं, मतलब है ना, एक तो डोमेस्टिकली जैसे मैं प्राइवेट सेक्टर हूं, एक तो मैंने कैपिटल गुड देसी खरीद लिया, है ना, देशी देशी कैपिटल गुड ले लिया, बाहर से मंगवा ली मशीन, बड़ी मशीन, तो वही हो गया आई डी और आई एफ। तो यहां से आई डी हो गया आई माइनस का आई एफ, ऐसे ही जी इज इक्वल्स टू जी डी प्लस का जी एफ, और यहां से जी डी हो गया जी माइनस का जी एफ। ये जो मैंने ये लगा रहा हूं ना, ये 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 फॉरेन वाला है, मतलब बाहर से, डोमेस्टिक में मतलब हम लोग खर्चा कर रहे हैं बाहर से, ऑब्वियसली बात है, ये हम बाहर से मंगवा रहे हैं तो इसका पता कहाँ जा रहा होगा, बाहर, ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस हो रहा। अब मैं यहाँ पे लिख दूं सी माइनस का सी एफ, आई माइनस का आई एफ, जी माइनस का जी एफ प्लस एक्सपोर्ट सी प्लस आई प्लस जी प्लस का एक्सपोर्ट माइनस का सी एफ, मैंने ब्रैकेट लगा लिया, प्लस का जी एफ प्लस का आई एफ, तो ये आ गया सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस का इंपोर्ट। देखो इस सब चीजों को मैं इंपोर्ट नाम दे सकता हूं, हाँ या ना,
इन सब चीजों को मैं इंपोर्ट नाम दे सकता हूं या नहीं? बिल्कुल दे सकता हूं, इन सब चीजों को मैं इंपोर्ट नाम दे सकता हूं। वी कैन काउंट एज अ इंपोर्ट्स। क्यों? हर चीज बाहर से आ रही और ये यहां से माइनस हो गया। सो दिस इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पहले बताओ, ये बात समझ में आ गई? पेपर पॉइंट से समझाया मैंने आपको, पेपर पॉइंट से, ठीक है? वो नहीं, मैं वो कुछ टीचर्स होते हैं, मैं भी कभी कभी ऐसा करता हूँ कि वो थ्योरी आपको दिखा दी, वो ओरल डिस्कस कर रहे, नहीं, कॉपी पेन लेके बैठे हो तो तैयारी बढ़िया होगी आपकी। मान लो मैं यहाँ पे बोर्ड पे, मैंने खुद भी बहुत सी वीडियो से बनाई कि बोर्ड पे लिखा हुआ है उनको अंडरलाइन कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो वो जब सुन रहे होते हो, जो चीज आपके कॉपी में नोट नहीं होती ना, बेकार है। कॉपी में नोट आपके जरूरी होना चाहिए। क्लियर हुई है मेरी बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से? अच्छा, एक इसका अल्टरनेटिव मेथड भी है जीडीपी का, दैट इज प्राइवेट कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट कंजम्पशन, ठीक है? एंड यहाँ प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये अल्टरनेटिव फॉर्मूला है, प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो आपका यहां से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाला जाएगा। क्या? प्राइवेट कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस का इंपोर्ट। अगर मैं आपको छोटा सा डेटा बताऊं, एक एक्चुअल डेटा, तो अराउंड अराउंड एक्चुअल डेटा के हिसाब से ये जो प्राइवेट कंजम्पशन होती है, मेजर कंपोनेंट होता है हमारी जीडीपी का। एक डेटा के अकॉर्डिंगली इट इज समहाउ 60%, ठीक है? डेटा के अकॉर्डिंगली ये 60% है, ठीक है? और जो गवर्नमेंट मतलब जीडीपी का, इट इज बेसिकली 60% ऑफ जीडीपी, टोटल जीडीपी का 60% ओनली प्राइवेट कंजम्पशन है, ठीक है? और जो गवर्नमेंट कंजम्पशन है इट इज ओनली 11%, जीडीपी का 11%। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तो अगर यहाँ हम बात करें टोटल इन्वेस्टमेंट की, तो ये जो पूरी टोटल इन्वेस्टमेंट है दैट इज अराउंड 29% ऑफ जीडीपी, ठीक है? इट इज ऑफ जीडीपी, ऑफ जीडीपी, ऑफ जीडीपी, ठीक है जी, 29% ऑफ जीडीपी। एंड जो आपका नेट एक्सपोर्ट है इट इज समहाउ -2%। अगर आप जनरली इसको कैलकुलेट भी करते हैं तो आपको डेटा क्लियर होगा यहाँ से, ठीक है? ये 31% है, ये जो डेटा है दैट इज नॉट, दिस इज 31%, ठीक है? इट बिकम 42 माइनस दिस, देन बिकम 100%, ठीक है? तो ये एक आपके पास में डेटा आ गया, तो इस चीज को थोड़ा सा आप गाइस माइंड में रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब इसके बाद में देखो, हमने यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड को भी कवर कर लिया, वी कवर दी एक्सपेंडिचर मेथड। अब जो मैं मेथड आपसे डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज इनकम मेथड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और नेशनल इनकम के तीनों मेथड आज के एक सेशन में वाइंड अप। बस इस एक तरीका कराने का मेरा, जैसे मैंने आपको को करवाया है, तो हेडिंग लिखेगा आप लोग मेरे साथ में यहाँ पर, दैट इज इनकम मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड इज गिवन बाय डॉक्टर वी के आर वी राव। प्लीज इस बात को लिख लीजिए अपने पास। क्या? डॉक्टर वी के आर वी राव, ठीक है? इन 1934 डॉक्टर वी के आर वी राव, मैं भी थोड़ी सी बात करूंगा इनके बारे में भी। उन्होंने एक एस्से लिखा था, एस्से ऑन इंडिया नेशनल इनकम पर, ठीक है? तो उनके हिसाब से उन्होंने ये इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के इन्वेंशन किया था, साइंटिफिक मेथड भी इन्होंने दिया था, ठीक है? तो बड़ा प्यारा मेथड है इनकम मेथड। इसमें क्या होता है कि जितनी भी इनकम, मैं रिपीट कर रहा हूं, जितनी भी इनकम जनरेट हुई है इकोनॉमी के अंदर, चाहे वो किसी भी प्रकार से आई हो, मैं आपको बता देता हूं, टेक्निकली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। देखो, हम जो कमा रहे हैं वो 4 तरीकों से कमा सकते हैं। पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ, आज का रिकॉर्ड नहीं है, ये पुराने रिकॉर्ड है। 4 तरीके से हम लोग कमा सकते हैं, ठीक है? एक वेजिस, अगर हम कहीं पर लेबर आ रहे हैं तो हम वेजेस मिल सकती है। अगर कहीं पर हम एंटरप्रेन्योर हैं
अगर हमारा खुद का बिजनेस है, हमने खुद ने एक आइडिया लगा के बिजनेस स्टार्ट करा है, तो वहां से मुझे प्रॉफिट मिल सकता है। कहीं पे मैंने कैपिटल लगाई है तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों को। और कहीं पर मैंने अपने लैंड जमीन वगैरह किराए पे दी है तो मुझे वहां से रेंट मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो जितने भी इनकम जनरेट हो सकती है इकोनॉमिक, उन सबका जो समेशन है वहां पे हम लोग इनकम मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब जब आपने इसको अपनी अप टू 12th तक की क्लास में पढ़ा होगा, है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने नेशनल इनकम में इनकम मेथड में पढ़ा होगा, तो आपने वहां पे पढ़ा होगा द कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मिक्स्ड इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस, है ना, दुनिया भर की चीजें। लेकिन मैं उन सब चीजों को आसान कर दूं, अगर अभी की अपनी क्लासेस के हिसाब से बताऊं, तो ये जो जीडीपी होता है, जो इनकम मेथड से आप जीडीपी निकालते हो, आप ये कह सकते हो ऑल इनकम, इट इज अ समेशन ऑफ बेसिकली ऑल इनकम अर्न्ड बाय द इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो मैंने आपको बता दिए 4 होते हैं। अब उनमें कौन कौन, अब उनमें क्या क्या आ गया जी? एक आपका जो लेबरर है वो वेजेस लेगा, एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट लेगा, कैपिटल जिसने कैपिटल आपकी लगाई है, आप जनरली जिसने कैपिटल आपका लगाया वो रेंट ले, वो आपका इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, और जिसका नेचुरल रिसोर्स आप यूज कर रहे हो वो रेंट लेगा। ठीक है, सो दिस इज द एंटायर स्टोरी ऑफ द नेशनल इनकम। देखो अभी पढ़ते जा रहे हैं, हम सिर्फ उतनी ही बात करेंगे जितने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज गाइस, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो यहाँ पे हमने नेशनल इनकम की बात को भी कवर कर लिया। ठीक है, ओके। अब एक छोटा सा नोट बना लीजिए आप लोग अपने साथ में, एक छोटी सी हिस्ट्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, छोटा सा नोट जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दैट इज, ध्यान रखना, फर्स्ट नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय दादा भाई नेरोजी। ठीक है, और ये बात हो रही है 1867 68 की। ठीक है, 1867 68, दादा भाई नेरोजी फर्स्ट बुक, वो फर्स्ट नेशनल इनकम, ही रॉट अ बुक, इनकी बुक है, द बुक नेम इज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, दैट इज इन 1901, इन 1901। ठीक है, इन 1901 बुक लिखी गई थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने 1867-68 का डेटा जनरली उठा के जनरली बताया था और फर्स्ट नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था। सेकंड इन्फॉर्मेशन है, देखो अभी लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में शायद आ सकती है। उसके बाद में डॉक्टर वी के आर वी राव, डॉक्टर वी के आर वी राव wrote a book, wrote an essay on India's national income, on India's national income, India's national income। इन्होंने क्या करा था? इंडियाज नेशनल इनकम 1925 से लेकर 1929 का डेटा उठाया था और ये बुक लिखी थी इन्होंने 1934। ये जो इंफॉर्मेशन है इसको याद रखना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? डॉक्टर वी के आर वी राव ने एक ऐसे लिखा था या बुक लिखी थी, आप बुक ही कह सकते हो, उस बुक का ही नाम था। ठीक है, एन एसे ऑन इंडियाज नेशनल इनकम। ठीक है, जब उन्होंने 1925 टू 1929 4 साल का डेटा उठाया था और ये बुक उन्होंने 1934 में लिखी थी। ठीक है, फादर ऑफ नेशनल इनकम डॉक्टर वी के आर वी राव को बोला जाता है, फादर ऑफ नेशनल इनकम किन्हें बोला जाता है? डॉक्टर वी के
आर वी राव, इन्हें बोला जाता है डॉक्टर वी के आर वी राव को फादर ऑफ नेशनल इनकम बोला जाता है। अच्छा, हमारी जो नेशनल इनकम कमेटी है आफ्टर इंडिपेंडेंस, नेशनल इनकम कमेटी, नेशनल इनकम कमेटी कब स्टैब्लिश्ड हुई थी? 1949। इसको कौन चेयर कर रहे थे? चेयरपर्सन कौन थे इसके? ठीक है, चेयरपर्सन थे नेशनल इनकम कमेटी के, चेयरमैन थे पीसी महालोनोबिस। ठीक है, कौन से चेयरपर्सन इसके, इस कमेटी के? पीसी महालोनोबिस। और जो मेन मेंबर्स थे, मेन मेंबर्स जिनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, एक तो जनरली डॉक्टर वी के आर वी राव थे मेंबर। ठीक है, मेंबर्स जो थे डॉक्टर वी के आर वी राव एंड डॉक्टर गैडगिल, इनके बारे में भी हम लोग आगे चल के कभी पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लेते हो या इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की तरफ जाते हो तो आपको बहुत और डिटेल पढ़ने को मिलेगी, बट नेशनल इनकम से कनेक्टेड इंडियन इकोनॉमी में इतना कंसेप्ट इनफ है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। अब जो हम आगे बात करेंगे वो भी होगा नेशनल इनकम से रिलेटेड, बट वो इन मेथड्स पे नहीं होगा, फिर वो आगे जीडीपी डिफ्लेटर वगैरह जीडीपी से रिलेटेड कंसेप्ट होंगे। ठीक है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जितनी मैंने बातें आपके साथ डिस्कस करी है, होप्स आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।